हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचआर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका पार्ट 12 स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स following double fertilization events of endosperm and embryo development, maturation of ovules into seeds and ovary into fruits are collectively termed post fertilization event। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, बहुत सारे जो उसमें इवेंट्स होते हैं एंडोस्पर्म के और एम्ब्रायो डेवलपमेंट के, तो उसमें क्या रहता है कि जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो जो ओव्यूल रहता है वो सीड में डेवलप हो जाता है और जो ओवेरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और इन सारी चीजों को ही कलेक्टिवली एक टर्म है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नाम दिया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा पॉइंट है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या होता है? ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो है इट हैज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसेड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोसेड्स मतलब होता है पहले होना। ठीक है, मतलब एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रायो के पहले ही डेवलप हो जाता है, मतलब एम्ब्रायो के डेवलप होने के पहले ही जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, मतलब जो न्यूट्रिशन है एम्ब्रायो के लिए वो पहले ही अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वाई? तो the primary endosperm cells divides rapidly and forms a triploid endosperm tissue। ठीक है, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स है, ठीक है, वो रेपिडली स्पीड से वो डिवाइड होती है और एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। The cells of this tissue are filled with a reserve food materials and are used for nutrition of developing embryo। ठीक है, तो ये जो सेल्स है, इस टिश्यू के जितने भी सेल्स है, ठीक है, वो एक रिजर्व फूड मटेरियल से फिलअप होते हैं। ठीक है, और जिसका यूज जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रायो या डेवलप होने वाले एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। मतलब एम्ब्रायो जो रहता है उसके डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है? एंडोस्पर्म के द्वारा ही होती है। In the most common type of endosperm development, the PEN undergoes successive nuclear division to give rise to few free nuclei। ठीक है, तो यहाँ पर PEN का क्या फुल फॉर्म होता है? PEN मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, मतलब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रहता है उसमें जो न्यूक्लियर है उसका डिवीजन होता है। ठीक है, और वो सबसे पहले जो सेल्स बनती है वो फ्री न्यूक्लाई बनती है। ठीक है, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, मतलब एंडोस्पर्म के डेवलप होने की यह जो स्टेज है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाती है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, और धीरे धीरे बाद में जो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो बाद में होता है, और इसके बाद जो एंडोस्पर्म है वो कैसा बन जाता है? सेल्यूलर बन जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लाई फॉर्म्ड बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। ठीक है, तो द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लाई फॉर्म्ड, ठीक है, मतलब बहुत सारे जो फ्री न्यूक्लाई है वो बनते हैं सेल्यूलराइजेशन के पहले। ठीक है, सेल्यूलराइजेशन क्या होता है? मतलब सेल वॉल का बनना। ठीक है, शुरुआत में जो न्यूक्लियस रहता है वो फ्री सेल वॉल फ्री रहता है, मतलब उसके अराउंड सेल वॉल नहीं होती है, बट वो बाद में क्रिएट हो जाती है। द कोकोनट वाटर from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm। ठीक है, तो जो नारियल पानी हम पीते हैं, ठीक है, तो जो कोकोनट में जो वाटर वाला सब्सटेंस रहता है, मतलब जो नारियल पानी रहता है वो और कुछ नहीं, वो वही क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, जो 1000 ऑफ न्यूक्लाई से मिलकर बना होता है, और उसके आसपास जो सराउंडिंग जो व्हाइट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको केर्नल कहा जाता है। ठीक है,
एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, और जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस रहता है जो भी जिसे भी हम खाते हैं वो क्या रहता है, सेलुलर एंडोस्पर्म रहता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो, एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, बीन्स बिफोर सीड मेचुरेशन, और इट में persist in the mature seed, example castor and coconut, and be used up during seed germination। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, किसी भी फ्रूट में जो एंडोस्पर्म रहता है विच इज अ न्यूट्रिशियस मटेरियल एंड somehow it is very tasty, तो एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो। ठीक है, तो कई बार जो डेवलपिंग एम्ब्रायो रहता है उसके द्वारा कई बार ये जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए पी है या ग्राउंडनट है या बीन्स है, ठीक है, जैसे मूंगफली है या मटर है, तो क्या आपने इसकी फलियों फलियों के अराउंड कुछ ऐसा वाटर फिलअप देखा है क्या? नहीं, वो इसीलिए क्योंकि जो एंडोस्पर्म में either be completely consumed by the developing embryo, example pea, groundnut, beans before seed maturation, or it may persist in the mature seeds। ठीक है, तो सीड के मैच्योरेशन के पहले बहुत सारे जो एम्ब्रायो रहते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है, उनमें जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ठीक है, मूंगफली या मटर के दाने दाने, ठीक है, तो इनके आसपास जो वाटरी सब्सटेंस रहता है वो आपको देखने को बहुत कम मिलेगा या बिल्कुल भी ना के बराबर दिखेगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो एम्ब्रायो है विच इज पी एंड मूंगफली, ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म को क्या करते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं सीड के मैच्योरेशन के पहले। और बहुत सारे जो सीड्स होते हैं वो उनमें कई बार जो एंडोस्पर्म है वो परसिस्ट भी करता है। ठीक है, मतलब बने रहता है, जैसे कि कोकोनट में हमको उसका वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे अगर कोकोनट है, अगर वो ज्यादा दिन का हो जाता है तो जो उसका जो व्हाइट सब्सटेंस है वो पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए या अपने परसिस्टेंस के लिए उस वाटर को वो पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो सीड के जर्मिनेशन के दौरान जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम कर लिया जाता है बहुत सारे मेच्योर सीड्स के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस। ठीक है, तो आपको इन सारे जो सीड्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है उनमें आपको एंडोस्पर्म को देखना है। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन ग्रेनल्स, व्हीट, राइस एंड मेज। ठीक है, व्हीट, राइस, मेज में भी हमें एंडोस्पर्म की परसिस्टेंस को देखना है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है, ये आपको घर से करना है। नेक्स्ट है एम्ब्रायो। सो एम्ब्रायो develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated। ठीक है, अब हमने प्रीवियस सेक्शन में माइक्रोपिलर एंड के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, पेज नंबर 10 पर हमें इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो जो एम्ब्रायो जो है, ठीक है, वो कहाँ डेवलप होता है, माइक्रोपिलर एंड। ठीक है, जो होता है एम्ब्रायोसेक का जो माइक्रोपिलर एंड है जहां पर शुरू में जाइगोट सिचुएटेड रहता है वहां पर एम्ब्रायो डेवलप होता है। ठीक है, माइक्रोपिलर एंड क्या होता है, जैसे कि सपोज ये हमारा एक चना चना ले लेते हैं हम, चने का दाना है। ठीक है, और उसमें ऐसे पूंछ जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या रहता है, माइक्रोपिलर एंड होता है। ठीक है, जैसे सपोज ये एक चने का दाना है, तो और इस माइक्रोपिलर एंड में एक छोटा सा होल भी होता है। ठीक है, ताकि वो वाटर और दूसरे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर सके। तो मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो जाइगोट है वो तभी डिवाइड होते हैं जब इनफ अमाउंट में एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है या बन जाता है। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज एन एडोप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड
न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ठीक है, और ये एडॉप्टेशन क्यों एश्योर है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो एम्ब्रायो है वो सही से डेवलप हो पाए। ठीक है, तो एंडोस्पर्म पर्याप्त मात्रा में जब बन जाता है तभी जो एम्ब्रायो के डेवलप होने की स्टेज है वो शुरू होती है बहुत सारे सीड्स में। तो though the seed differ greatly, the early stage of embryo development, embryogeny, are similar in both monocotyledonous and dicotyledonous। ठीक है, अब यहाँ पर टू टर्म आई है, मोनोकोटिलेडनस एंड डाइकोटिलेडनस। ठीक है, तो डाइकोटिलेडन्स क्या होता है, ऐसे सीड्स जिसमें दो कोटिलेडन होते हैं, जैसे कि मटर है, ठीक है, या चना है, जिसमें दो कोटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम उनको तोड़ते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सीड्स इज कॉल्ड डाइकोटिलेडनस। एंड मोनोकोटिलेडनस क्या होता है, जिसको अगर हम तोड़े तो वो इक्वल पीसेस में डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मकई का दाना होता है, मक्के का दाना जो होता है वो, और राइस होता है, राइस का दाना जो होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मोनोकोटिलेडनस का एग्जाम्पल है। तो दो द सीड डिफर्स ग्रेटली। ठीक है, तो जो सीड्स है, हम सभी को पता है जो सीड्स होते हैं या जो बीज होते हैं, ठीक है, उनका शेप साइज डिफर करता है। ठीक है, ग्रेटली डिफर करता है, मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी उनकी जो अर्ली स्टेजेस होती है एम्ब्रायो डेवलपमेंट की, जिसको एम्ब्रायोजनी कहा जाता है, ठीक है, वो मोनोकोटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस में सिमिलर ही होती है। And figure 2.13 depict the stages of embryogeny in dicotyledonous embryo। ठीक है, तो ये जो हमारा पीछे जो फिगर 2.13 है, उसमें एम्ब्रायोजनी की सारी जो स्टेजेस है, ठीक है, डाइकोटिलेडनस एम्ब्रायो की जो सारी स्टेजेस है वो डिपिक्ट की हुई है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, शुरुआत में जाइगोट रहता है, फिर ये ग्लोबेरुलर एम्ब्रायो में डेवलप होता है, देन फिर हार्ट शेप का हो जाता है। ठीक है, ये हार्ट शेप का है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये हार्ट शेप का एम्ब्रायो है, बन जाता है। ठीक है, और फिर बाद में क्या हो जाता है, ये पूरा मेच्योर एम्ब्रायो बन जाता है। ठीक है, शुरुआत में जाइगोट होता है, फिर ग्लोबेरुलर एम्ब्रायो, फिर हार्ट शेप का एम्ब्रायो, ठीक है, फिर मेच्योर एम्ब्रायो में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एम्ब्रायोजनी की स्टेजेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि द जाइगोट गिव राइज टू द प्री एम्ब्रायो। ठीक है, सबसे शुरू में जो जाइगोट होता है वो प्री एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, फिर धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली ग्लोबेरुलर, फिर देन हार्ट शेप, देन फिर मेच्योर एम्ब्रायो में वो कन्वर्ट होता है। अ टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रायनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडनस। ठीक है, अब फिगर 2.14, ये रहा फिगर 2.14, इसका ए वाला सेक्शन हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें जो एम्ब्रायनल एक्सिस है वो भी इसमें दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर the typical dicotyledonous embryo consists of a embryonal axis and two cotyledonous। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो दोनों है, ये और ये क्या है, टू कोटिलेडनस है। ये रहा यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों टू कोटिलेडनस है। ठीक है, और ये हमारी एम्ब्रायनल एक्सिस है। ठीक है, मतलब जहां से ये दोनों डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये एम्ब्रायनल एक्सिस, उसके बाद द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस अबोव द लेवल ऑफ कोटिलेडनस इज एपिकोटाइल। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये वाला सेक्शन होता है एपिकोटाइल। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ नहीं है एपिकोटाइल, आप यहाँ पर लिख सकते हो एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल। तो द पोर्शन एम्ब्रायनल एक्सिस अबोव द लेवल ऑफ कोटिलेडनस इज एपिकोटाइल। ठीक है, मतलब ये जो कोटिलेडन्स है, ठीक है, इसके अबोव मतलब इसके ऊपर वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये जो कोटिलेडनस है, इसके ऊपर वाला जो सेक्शन है, ये ऊपर वाला सेक्शन ये यहाँ, ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा एपिकोटाइल कहलाता है।
विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और स्टीम टिप। ठीक है, जो जिसका एंड कहाँ से कहाँ होता है, प्लूम्यूल में होता है। जिसका एंड कहाँ होता है, हमारा प्लूम्यूल में होता है। अब प्लूम्यूल क्या होता है, तो प्लूम्यूल इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रायो दैट डेवलप्स इनटू शूट सिस्टम। ठीक है, जो प्लूम्यूल होता है वो हमारा शूट सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब वो मेच्योर जब जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है या मेच्योर होता जाता है तो वो शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। शूट सिस्टम, ठीक है, विच इज स्टीम एंड लीव्स। ठीक है, पत्तियों में या तने में वो कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैसे ग्रो करता है, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की दिशा में ही ग्रो करता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जब ग्रो करता है, प्लूम्यूल वाला सेक्शन जब ग्रो करता है तो धीरे धीरे जब ग्रो करता है तो लीव्स आती है, उसमें पत्तियां आती है नई नई, उसमें स्टीम्स नई नई तने, ठीक है, और डालियां आने लगती है। तो ये सारा प्लूम्यूल सेक्शन में होता है। ठीक है, फिर यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है हाँ, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस अबोव द लेवल ऑफ कोटिलेडनस इज एपिकोटाइल। ठीक है, तो ये इसके ऊपर का सेक्शन यहाँ पर एपिकोटाइल था। उसके बाद द पोर्शन ये हो गया, और विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल ये भी हो गया। उसके बाद द सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं द सिलेंड्रिकल, ठीक है, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडनस इज hypocotyl that terminates at its lower end in the radicular root tip। ठीक है, तो ये इसको भी हम डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि द सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि यस, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन। ठीक है, तो जो कोटिलेडनस वाला जो सेक्शन है उसके नीचे का जो सेक्शन है, ठीक है, जो कि किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, जो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, वो क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल का कहलाता है। ठीक है, इसको भी हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडनस, कोटिलेडनस कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो इसके ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो कैसा दिख रहा है आपको, गोल दिख रहा है, एकदम सिलेंडर के शेप में दिख रहा है। तो इसके नीचे वाला जो सेक्शन है वो क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल कहलाता है। और ये टर्मिनेट कहाँ होता है, रेडिकल वाले सेक्शन में। ठीक है, दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। ठीक है, रेडिकल बोल लो या फिर रूट टिप बोल लो। रूट टिप क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसी में से जड़ें निकलती है। ठीक है, ये पार्ट धीरे धीरे डेवलप होता है तो जड़ें निकलने लग जाती है, रूट टिप होता है। ठीक है, और फिर द रूट टिप इज कवर्ड विथ अ रूट कैप। अब ये जो रूट टिप है ये एक शीट या एक शीट से कवर होती है जिसको रूट कैप कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम था इसका जो हमने देखा, द रूट टिप इज कवर्ड विथ अ रूट कैप। Then embryos of monocotyledonous, figure 2.14b possesses only one cotyledonous। ठीक है, अब ये जो B वाला जो डायग्राम है which is this, ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है ये किस चीज का है, ये हाँ, एम्ब्रायो ऑफ मोनोकोटिलेडनस पोजेसेस ओनली वन कोटिलेडन। ठीक है, अभी हमने डाइकोटिलेडनस के बारे में पढ़ा था, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मोनोकोटिलेडनस। ठीक है, तो ये जो बी वाला जो डायग्राम है ये मोनोकोटिलेडनस का डायग्राम दे रखा है जिसमें ओनली वन कोटिलेडन होता है। इन द ग्रास फैमिली ऑफ कोटिलेडन इज कॉल्ड स्कल्टम। ठीक है, कोटिलेडन की जो ग्रास फैमिली होती है उसको स्कल्टलम कहा जाता है, इसका टेलम कहलाता है। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस। ठीक है, जो कि एम्ब्रायनल एक्सिस के एक ही साइड में सिचुएटेड रहता है। जैसे डाइकोटिलेडन में जो एक्सिस होता है, ठीक है, एक एक्सिस होता है, उसके आसपास जो कोटिलेडन होते हैं वो दो होते हैं डाइकोटिलेडन में। बट जो मोनोकोटिलेडन है उसमें जो एम्ब्रायो एक्सिस है उसकी केवल एक साइड ही जो बीज होता है या जो एम्ब्रायो है वो रहता है। ठीक है, तो ये हमारा डाइकोटिलेडन, ये हमारा मोनोकोटिलेडन। तो जो ग्रास फैमिली का जो कोटिलेडन है उसको स्केटेलम कहा जाता है, जो कि
एम्ब्रायोनल एक्सिस के वन साइड में ही सिचुएटेड होता है. एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रायोनल एक्सिस has the radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheet called colorasia. ठीक है. तो जो इसके लोअर एंड में, मतलब इसके नीचे वाले एंड में जो एम्ब्रायनल एक्सिस रहती है, उसमें रेडिकल और रूट कैप जो रहता है, ठीक है, वो एक अनडिफरेंशिएटेड शीट जिसको कोलोरेजिया कहा जाता है, उससे ये इनक्लोज्ड रहता है. ठीक है. तो कोलोरेजिया हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं. ठीक है. तो ये रहा हमारा कोलोरेजिया. ठीक है. ये रही हमारी रूट रेडिकल और ये रूट कैप. ठीक है. और ये रहा हमारा स्केटलम. ठीक है. तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है. द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्केटलम इज एपिकोटाइल. ठीक है. तो एम्ब्रायनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्केटलम जो है उसका एपिकोटाइल कहलाता है. और एपिकोटाइल हैज शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया. ठीक है. तो जो प्राइमोर्डिया है वो क्या होता है? यहाँ से नई नई लीव्स बनना स्टार्ट होती है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जो प्राइमोर्डिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जहां से न्यू लीव्स बनती है. ठीक है. न्यू लीव्स बनती है यहाँ से. ठीक है. तो एपिकोटाइल्स हैज द शूट एपेक्स होते हैं उसमें, एंड अ लीफ प्राइमोर्डिया होता है. ठीक है. लीफ प्राइमोर्डिया जहां से न्यू लीव्स जनरेट होना स्टार्ट होती है. ठीक है. और वो एक फोलियर स्ट्रक्चर कोलेप्टाइल से इनक्लोज्ड रहता है. अब ये क्या होता है? ठीक है. ये फोलियर स्ट्रक्चर जो है ये भी लीव्स से रिलेटेड है. ठीक है. जो कि कैसा रहता है? होलो रहता है, और उसको कोलेप्टाइल कहा जाता है. ठीक है. इसका कोलेप्टाइल भी हमें डायग्राम में दिख जाएगा. ठीक है. ये रहा हमारा कोलेप्टाइल. तो ये हमको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते जाना है, और डायग्राम में उसकी जो लोकेशन है वो हमें देखते जाना है. ठीक है. नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा है सोक अ फ्यू सीड्स इन वाटर. ठीक है. हमें कुछ बीज लेने हैं, जैसे कि हमें व्हीट लेना है, या फिर मेज, या फिर पीज, या फिर चिकपीज, या ग्राउंडनट के हमको सीड्स लेने हैं, और उसको सोक करके रखना है वाटर में. हमको भिगो कर रखना है ओवरनाइट, रात भर. देन स्प्लिट द सीड्स एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ एम्ब्रायो एंड द सीड. ठीक है. जब वो पूरी तरीके से उसमें सोक हो जाएगा, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो सीड्स है उसमें हमको उसके वेरियस पार्ट्स दिखाई देंगे, जिसमें एम्ब्रायो और जो सीड है वो हमको देखने को मिलेगा. तो ये जो एक्टिविटी है आप करना, और फिर उसको आप जब उसको स्प्लिट करके देखते हो तो आपको उसमें एक एक पार्ट आपको डिफरेंटली आपको दिखाई देगा उसमें. ठीक है. तो ये एक्टिविटी आप करके जरूर देखना. ठीक है. और ये सेक्शन अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम सीड्स के बारे में स्टडी करेंगे.